बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का मैं शिखा स्वरूप स्वागत करती हूँ। मेहनत से बनाई अपनी पहचान। कृषि दर्शन कार्यक्रम आप सभी किसान भाई बहनों का मार्गदर्शन करता रहेगा, जिससे आपकी खेती और किसानी और भी बेहतर हो सके। आज भी हम कुछ नई जानकारियों के साथ आपके पास आए हैं और आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के कृषक 50% अनुदान पर पा सकेंगे खरीफ फसलों के बीज। गलघोटू और लंगड़ा रोग से मवेशियों को बचाने के लिए समय पर करवाएं टीकाकरण। मूंगफली के छिलकों का काम करता है आसान ग्राउंडनट डिकोडिकेटर। राज्य के कृषि विभाग ने आने वाले खरीफ फसलों के लिए बीज विनिमय स्कीम के तहत बीज वितरण का निर्णय लिया है। बीज विनिमय स्कीम के अंतर्गत राज्य के किसानों को इस वर्ष भी बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस स्कीम के तहत किसानों के बीज वितरण राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से किया जा रहा है। किसान भाइयों, आने वाले बरसात के मौसम में हमारे पाले गए मवेशियों में कुछ रोगों के लगने की संभावना रहती है। इस समय मुख्य रूप से मवेशियों में गलघोटू और लंगड़ा बुखार लगने की संभावना रहती है। इन रोगों के लग जाने की स्थिति में पशुओं की स्थिति गंभीर हो सकती है। ये रोग पशुओं को ना लगे, इसके लिए टीकाकरण बेहतर उपाय है। पशुपालक बरसात आने से पहले अपने पशुओं को HSPQ का टीका अवश्य लगवा दें। गर्मा धान भी हमारे यहाँ प्रमुखता से उपजाई जाती है। वैसे तो धान के कई उन्नत प्रभेद हैं जो अच्छी उपज देते हैं। गर्मी में बुआई के लिए कृषि वैज्ञानिक कम अवधि वाले किस्मों की बुआई करने की सलाह देते हैं। कम अवधि वाले धान की किस्मों में सहभागी नामक किस्म कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित है, जिनकी छिटवा विधि से बुआई कर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। सहभागी धान गर्मा फसल के रूप में या टाण भूमि में लगाने योग्य होता है। कम पानी उपलब्धता वाले जगहों में भी धान की ये किस्म लगाई जा सकती है। यह किस्म सूखा और अधिक जल जमाव भी सहन करता है और लगभग 115 दिनों में तैयार हो जाता है। 1 हेक्टेयर में सहभागी धान की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 4 टन उपज पाई जा सकती है। ज़्यादा फसलों उत्पादन पाने के लिए हमारे राज्य के ज़्यादातर किसान लंबे समय से अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का दवाओं का प्रयोग करते आए हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हुआ है, जिस कारण उपज क्षमता में कमी और कम गुणवत्तापूर्ण फसलें हमें मिलने लगी हैं। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्ति के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना जरूरी है, जिसके लिए कृषि विशेषज्ञ वर्तमान समय में वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार के जैविक खादों के इस्तेमाल से बेहतर और गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त होगा और मिट्टी की उपज क्षमता भी बेहतर होगी। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफ़ी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करने में क्षमता रखता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस।
कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना की टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार द्वारा निर्देशित सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें, ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में किसान भाई बहन आपने देखा उपकरण के बारे में, तकनीक के बारे में, मौसम के हाल के बारे में और साथ ही कृषि संबंधी आपको नई नई जानकारियाँ भी मिली, जिससे आपकी किसानी और भी बेहतर हो सके। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम तुरंत आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान।
विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की हमारी जो पहली जानकारी है जो हम आपको देने वाले हैं, अरहर की वैज्ञानिक खेती। अरहर एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो हमें पौष्टिक आहार भी देता है। तो हमारे किसान भाई बहन इसकी कैसे उन्नत तरीके से खेती करें जिससे लाभान्वित हो सकते हैं, चलिए देखते हैं ये फीचर। अरहर दाल की वह प्रजाति है जिसकी खपत देश में सबसे ज़्यादा है। इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अरहर की खेती से अच्छी पैदावार के लिए वैज्ञानिक पद्धति से खेती करनी चाहिए। आज हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मांडू में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं अरहर की वैज्ञानिक खेती के बारे में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी किसान भाइयों को मेरी जोहार। अगर हम अरहर के वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो झारखंड में अरहर के वैज्ञानिक खेती की क्या संभावनाएं हैं, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए। हमारे झारखंड में जो हमारी टोटल उपजाऊ ज़मीन है उसका 25 से 30% टाण ज़मीन है और ऐसी ज़मीन में दलहनी फसलों की खेती बहुत ही आराम से हो सकती है। और चूँकि और दूसरी बात ये भी है, चूँकि हमारे यहाँ झारखंड में किसान भाई टाण ज़मीन में बरसात के बाद कोई और फसल नहीं लगाता है, या एक ऐसी 3 नंबर की ज़मीन जहाँ और कोई फसल लगाना संभव नहीं है, तो वो अरहर की फसल का चुनाव करके आसानी से आमदनी प्राप्त कर सकता है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अरहर की बुआई का समय अगेती और देर से पकने वाली अरहर की उन्नत किस्मों की बुआई जुलाई महीने में कर देनी चाहिए। जनरली जो हमारी दलहनी फसल की जो खेती है उसके लिए किसान ज़्यादातर जुताई और उर्वरक प्रबंधन पर ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से उसकी उपज में कमी आती है। अगर अरहर की फसल की जुताई जून के प्रथम सप्ताह में की जाए, जुताई करने के तुरंत बाद अगर 15 जून से पहले अगर हम लोग अरहर की फसल की बुआई कर दें और 2 से 3 जुताई के साथ साथ बुआई के समय इसकी जो बुआई करी जाए वो मेड़ बनाकर अगर हम लोग करते हैं तो रिज और फरो जो तरीका हम लोग बताते हैं कि मेड़ बना दिया और मेड़ के ऊपर में पौधा लगा दिया, तो उस तरकीब से अगर हम लोग बुवाई करते हैं तो ऐसी तकनीक से इसमें उर्वरक आसानी से भी दिया जा सकता है और खरपतवार नियंत्रण भी आसानी से हो सकता है। और तीसरा, पानी भरने के कारण जो हमारी फसल मर जाती है उससे भी बचा सकता है। और चौथा, जब फूल आने से पहले या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सर्दी के महीने में जब सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय जीवन रक्षक सिंचाई भी आसानी से दी जा सकती है, अगर हम लोग मेड़, रिज और फरोबंदी के कारण तरीके से अगर हम लोग इसकी बुवाई करें। जहाँ तक भूमि का सवाल है तो खेत ऊंचा और समतल हो, साथ में जल निकासी का अच्छा प्रबंध हो। साथ ही अरहर के लिए मटियार दोमर मिट्टी और रेतीली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। और अरहर की फसल में उसका बीज बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हमारे झारखंड में 2-3 वैरायटीज़ की बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, जैसे कि बाज़ार में जाएंगे तो आशा है जो उच्च उत्पादन वाली इक्रिसेट की वैरायटी है ICPH 870, और दूसरा है आपका मारुति, और तीसरा बहार है, और तीसरा कम दिनों के लिए एक बिरसा अरहर वन की। ये 4 प्रजातियाँ मुख्य रूप से हमारे झारखंड में उपलब्ध हैं। बाज़ार में भी इनका बीज उपलब्ध है जो कि किसान भाई आसानी से उसको लेकर बुवाई कर सकते हैं। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। बीज इसका लेने के बाद किसान, एक तो चूँकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है थोड़ा खट्टी है, और खट्टी मिट्टी में जो हमारी दलहन फसलों का जो उत्पादन है, अगर हम पहली बार अगर फसल लगाते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन आएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उत्पादन में कमी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई 2 कार्य अवश्य करें। एक तो इसका बीज उपचार करें। बीज उपचार के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में या बाज़ार में भी बहुत से ऐसे जैव उर्वरक उपलब्ध हैं जिनको कि राइजोबियम कल्चर के नाम से जाना जाता है या PSB कल्चर के नाम से जाना जाता है। राइजोबियम कल्चर हमारे मिट्टी में जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, और PSB जो है फास्फोरस के लिए, चूँकि इसमें PSB की भी ज़रूरत होती है, फास्फोरस बैक्टीरिया की भी, फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन की भी। तो अगर इन दोनों बैक्टीरियाओं के माध्यम से किसान भाई इसका बीज का उपचार करेगा तो उसमें उत्पादन अच्छा मिलेगा और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल भी कम हो सकता है। अरहर की अच्छी उपज के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर की आवश्यकता होती है। वहीं अधिक पैदावार के लिए सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग अच्छा रहता है।
अगर हम लोग लाइन से लगाते हैं तो 4 से 5 फीट की दूरी आसानी से एक पौधे से पौधे की होनी चाहिए और 15 से 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन 4 से 5 फीट और पौधे से पौधे की 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो बहुत, चूँकि पौधे को बढ़ने के लिए भी बहुत उपयुक्त स्पेस मिल जाता है और आसानी से उसमें हवा भी पास होती है, वेंटिलेशन भी होता है, जिसकी वजह से फल भी अच्छा लगता है और इसमें कीड़ों का प्रबंधन भी आसानी से हो सकता है। लेकिन बेहतर यही रहेगा कि हमारे झारखंड में अगर हम लोग अरहर के साथ मक्का की फसल को मिक्स करके लगाएं तो बहुत बेहतर तरीके से इसमें एक समेकित कीटनाशी प्रबंधन भी हो जाता है और चूँकि प्रारंभिक अवस्था में अरहर की फसल बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ पाती है और उसमें खरपतवार की समस्या भी आती है और हमारी मक्का की फसल ऐसी है कि प्रारंभिक अवस्था में बहुत तेज़ी से वो वृद्धि करती है। तो वो मक्का की फसल को साथ में लगाने से हमको ये फ़ायदा है कि वो खरपतवार की वृद्धि को दबा देती है और एक अतिरिक्त किसान को आमदनी हो जाती है। और तीसरा ये फ़ायदा है कि मक्का की फसल में जब किसान खरपतवार का निकौनी करता है या मक्का की फसल में जब वो खरपतवार की जो डोज है खड़ी फसल में देता है तो वो अरहर को भी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हमारी दलहनी फसल है तो इसको अधिक मात्रा में नाइट्रोजन नहीं चाहिए, तो वो जो अवशेषित मात्रा है और जो ये अवशेष जो बच जाता है उर्वरक का वो मक्का के बाद इस फसल को काम आ जाता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है अगर किसान भाई यहाँ मक्का के साथ अरहर की वैज्ञानिक रूप से खेती करें। लेकिन इसमें मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई यहाँ मिट्टी का पीएच कम होने के कारण उत्पादन अधिक नहीं ले पाते। इसके लिए अगर वो प्रति कट्ठा या प्रति हेक्टेयर अगर 1 से 1.5 क्विंटल जो चूना है या डोलोमाइट है उसका अगर वो उपयोग करते हैं तो इस फसल की 25 से 30% उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस फसल की नहीं, कोई भी दलहनी फसल जो हमारे झारखंड में किसान बंधु लगाते हैं। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा अरहर की वैज्ञानिक खेती। तो अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी जानकारी की तरफ। तो आज की जो हमारी दूसरी जानकारी है टमाटर का बिचड़ा उत्पादन एवं वैज्ञानिक खेती। जैसा कि हम सब जानते हैं टमाटर की खेती सालों भर की जाती है। हमारे किसान भाई बहन सालों भर इसकी खेती करते हैं और टमाटर सफलतापूर्वक पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती भी की जाती है। टमाटर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी सब्जियों में, क्योंकि बिना सब्जी में इसका अगर किचन में आप काम कर रहे हैं और सब्जी बना रहे हैं तो टमाटर के बिना किसी सब्जी में स्वाद नहीं आता। तो टमाटर की उन्नत तरीके से खेती कैसे करें, मिलते हैं अपने विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। किसान भाई नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर टमाटर के बिचड़ा के उत्पादन की बात की जाए तो उसके लिए उपयुक्त समय कौन सा होगा? किसान भाई जैसे मतलब जो झारखंड का परिप्रेक्ष्य में है कि जितना हम आगाध खेती करेंगे उतना ही हमको लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ पानी की समस्या है, तो झारखंड में जितना ही आगाध खेती करेंगे, बेमौसमी खेती करेंगे तो पानी की भी बचत होगा और साथ साथ जो है मतलब हमारा उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा और लाभ भी उससे ज़्यादा होगा क्योंकि बाज़ार में जो है रेट ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए किसान भाई जो है जून से लेकर के अगस्त का महीना जो है सबसे उपयुक्त है टमाटर का बिचड़ा तैयार करने के लिए। उसके बाद अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है जाड़ा के दिनों में फिर बाज़ार में भाव आपको नहीं मिलेगा तो उससे नुकसान होता है। तो हमारा सुझाव रहेगा कि आप जून से लेकर के अगस्त तक के महीने में अगर आप बिचड़ा तैयार करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये तो आपने समय की बात की। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर टमाटर के कौन से किस्म अगर हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहें तो उसका बिचड़ा उत्पादन करना लाभप्रद होगा? किसान भाइयों, झारखंड में अम्लीय मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी में होता क्या है कि यहाँ पर मुरझा रोग का बहुत बड़ा समस्या है, बैक्टीरियल विल्ट का बहुत बड़ा समस्या है। उसका निदान के लिए आपको पहले जो है उस किस्म का चुनाव करना होगा, उपयुक्त किस्म का, जैसे कि मुरझा रोग रोधी किस्म हो, बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट किस्म हो। जहाँ से भी आपको उपलब्ध हो, सरकारी संस्था हो, प्राइवेट संस्था हो, जहाँ भी उपलब्ध हो, आपको पहले जो है बीज लेने से पहले पूछना है कि कौन ये मुरझा रोग रोधी है कि नहीं। जैसे कि हमारे पलांडू केंद्र से जो है मुरझा रोग रोधी किस्में विकसित की गई है, या कोई संस्था का अगर आपको मुरझा रोग रोधी किस्म उपलब्ध है तो आप उसको लगाएं। लेकिन ध्यान देना है कि हमको जो है मुरझा रोग रोधी होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आप बीज लगा दिए, रोपाई कर दिए तो उसके बाद फिर उसका कोई उपचार नहीं है, मुरझा रोग से बचाने का कोई उपचार नहीं है। तो पहला जो है आपको किस्म का चुनाव करते समय ही ध्यान देना होगा
कि आप जो है मुरझा रोग रोधी किस्मों का चुनाव करें। उसके साथ साथ किसान भाई एक और जानकारी दे दें कि हमारे केंद्र द्वारा जो है टमाटर के पौधे पर जो बैगन के पौधे पर टमाटर का ग्राफ्टिंग किया जा रहा है, तो वह भी जो है पौधा जो है हमारे केंद्र पर जो है 10 रुपया में एक पौधा उपलब्ध है, उसको भी लगाएंगे तो मुरझा रोग रोधी है और लंबे दिनों तक आपको उत्पादन देगा। तो अगर कोई भी कुछ किसान भाई अगर उनको लगता है कि हम ग्राफ्टिंग का पौधा लगावे तो वो भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने समय की बात की, किस्म की बात की, लेकिन जो उसको बिचड़ा जो तैयार करेंगे वो पूरी विधि किस प्रकार की होगी? किसान भाइयों, बिचड़ा जैसे दो तरह से, एक तो आप जो पारंपरिक ढंग से करते हैं मिट्टी में लगाते हैं, उसमें होता क्या है कि जो मिट्टी से जो बीमारी पैदा होता है, फफूंदनाशक बीमारी जो पैदा होता है, उससे कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो एक तो आपका बीज का नुकसान हुआ, दूसरा जो है समय से खेती आप नहीं कर पाते। अगर समय से खेती नहीं किए तो उससे क्या होगा कि उससे जो उत्पादन मिलता है उसका आप लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए जो है मतलब अगर स्वस्थ बिचड़ा तैयार करना है, अच्छा बिचड़ा तैयार करना है, तो प्लास्टिक के ट्रे में, प्रो ट्रे में जो है आप बिचड़ा तैयार करेंगे, मिट्टी रहे तो उसमें तैयार करेंगे, तो उससे जो है आपको 1 महीने तक बिचड़ा में जो है मिट्टी से जो होने वाला रोग था उससे नियंत्रण हो जाएगा और बिचड़ा बहुत ही स्वस्थ तैयार होगा। और साथ ही साथ जो है बिचड़ा को रोपाई के बाद जो शौक लगता है तेज़ बारिश या तेज़ धूप से, उससे भी आपका नुकसान नहीं होगा। उसमें आपको ध्यान देना है कि 3 चीज़ें आपके पास होना चाहिए। एक प्लास्टिक का ट्रे जो बाज़ार में उपलब्ध है, दूसरा कोकोपीट, नारियल का छिलका करके पीस करके उसका बुरादा जो है जमाया हुआ स्टरलाइज किया हुआ बाज़ार में आता है, और तीसरा केचुआ खाद। आप उसका विधि है कि आप कोकोपीट को पानी में फुला लें, फुलाने के बाद निचोड़ करके निकाल लें, उसमें जो है मापी के हिसाब से जैसे बाल्टी, कढ़ाई, किसी से भी आप माप कर लें, और जितना कोकोपीट की मात्रा है उतना ही जो है उसमें केचुआ खाद मिला दें। दोनों मिक्सचर को अच्छा से बना करके ट्रे में भर दें। भरने के बाद जो है आप एक बीज उसमें लगा दें और फिर उसी मिक्सचर से जो है ढक दें। और तो उससे क्या होगा कि जो है मिट्टी रहित है तो इसमें कोई भी बीमारी नहीं होगा, बिचड़ा बहुत ही स्वस्थ होगा, इसमें जड़ का विकास बहुत ही अच्छा होता है, और तोड़ाई भी आपको पारंपरिक ढंग से 10 से 15 दिन पहले प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से टमाटर के बिचड़े को हमारे किसान भाई तैयार कर सकते हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इनकी वैज्ञानिक खेती की बात की जाए टमाटर की, तो वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए? किसान भाइयों, जैसे कि हम लोग किस्म के अच्छा किस्म का चुनाव कर लिए, बिचड़ा अच्छा अच्छी तकनीक से तैयार कर लिए, उसके बाद आता है कि खेत का चुनाव, किस तरह से खेत का चुनाव हो। जैसा है कि टमाटर का खेती जो है बहुत ज़्यादा पानी में जमने पर जो है उसको नुकसान होता है, तो आप उस तरह का खेत का चुनाव करें जिसमें बारिश किसी भी कारण से, किसी भी समय प्राकृतिक आपदा में जो है तूफान के कारण या बहुत भारी बारिश के कारण जो खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं हो। आप उस तरह का खेत का चुनाव करें जिसमें कि बारिश हो लेकिन उसका निकास समुचित हो, पानी निकल जाए। उसके बाद जो है जैसे ही आपको बरसात के दिन में जो है टमाटर लगाना है, तभी ही समय है, आप जो मौका मिलता है जून के महीना में, आप जो है इसका खेत का अच्छी तरह से जुताई कर लें। जुताई करके उसमें गोबर खाद, सड़ी हुई गोबर खाद, करंज खली या नीम खली 1 एकड़ में 200 kg, और खेत में डालने वाला चूना जो है 200 kg डाल करके और खेत का अच्छी तरह से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद जो है हमारा मतलब आप अगर जुलाई के महीना में टमाटर लगा रहे हैं तो 15 से 20 दिन पहले ही उसका मेड़ तैयार कर लें। मेड़ तैयार करके, और अगर आपके पास किसान भाई टपक सिंचाई का सुविधा है तो आप प्लास्टिक मल्चिंग भी अवश्य करें, जिससे क्या होगा कि घास का समस्या का समाधान हो जाएगा, मिट्टी का क्षरण भी नहीं होगा। तेज़ बारिश से जो मिट्टी का उपजाऊ मिट्टी का बहाव हो जाता है, कटाव हो जाता है, उसका भी नहीं होगा। तो इन सब बातों से प्लास्टिक आपको बचा करके रखेगा, और जब बिचड़ा तैयार होगा तो उसमें आप जो है पौधों की रोपाई करते हैं। बिल्कुल। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, लेकिन जब पौधा तैयार हो जाएगा तो उसमें किस प्रकार से देखभाल की आवश्यकता पड़ेगी और कौन कौन सा खाद वगैरह दिया जाए कि फल जो हो वो बेहतर हो? जैसे जो चूना खली की बात हो गई, गोबर की बात हो गई, जहाँ रासायनिक खाद की बात है तो आप जो है प्रति डिसमिल जो है 750 ग्राम DAP और 500 ग्राम जो है पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास को जो है
खेत मतलब जो नाली है उसमें डाल करके और ढक करके उसमें रोपाई कर सकते हैं। यूरिया का प्रयोग जो है 1 केजी यूरिया का प्रयोग जो है आप प्रति डेसिमल के दर से 3 बार में रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद 15 से 20 दिन के अंतराल पर आपको करना चाहिए। यूरिया का प्रयोग 1 बार में नहीं करना चाहिए, 3 से 4 बार में करना चाहिए। बिल्कुल। तो किसान भाई बहन, आशा करते हैं आज की आपको दोनों जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। पहला अरहर दलहनी फसल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और दूसरा टमाटर की बिचड़ा उत्पादन एवं वैज्ञानिक खेती। दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी और आपको इससे काफ़ी लाभ भी मिलने वाला है। अगर आपके पास कोई जानकारी हमें देने के लिए हो या हमसे कोई जानकारी आपको लेनी हो तो हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। और एक और बहुत ज़रूरी बात, तो किसान भाई बहन, अगर आप किसी कारण हमारा कार्यक्रम नहीं देख पाए हैं तो आप इसे देख सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर भी। इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आज का हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आपको, आप देख सकते हैं। अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।